नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान परिवेश में उत्तराखंड के अंदर मूल निवास की मांग उठ रही है और बहुत जोरदार तरीके से मांग उठ रही है। पूरे पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र तक मूल निवास की मांग जोर पकड़ रही है। क्या है मूल निवास? अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में आज मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट दीपक शर्मा जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दीपक जी बताएंगे मूल निवास के बारे में। मूल निवास क्या है, क्यों इसको लागू करना जरूरी है और सरकार को इसको लागू करने में क्या अड़चनें आ रही हैं? दीपक जी नमस्कार विवेक भाई, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने मुझे इस गर्म और एक समस्या से परिपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए जी, मैं आपसे अगर विधिक जानकारी से पहले मैं आपको इसका परिप्रेक्ष्य बताना चाहूँ कि मूलभूत जो अधिकार के तहत ये मूल निवास की मांग की जा रही है हमारे उत्तराखंड में रहने वाले जो पहाड़ के व्यक्ति हैं उनके द्वारा, तो सबसे पहले हमारे लिए जो विश्लेषण करना चाहिए वो यहाँ पर हमें भौगोलिक जो हमारा आधार है उसके हिसाब से करना चाहिए। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर के करीब है। इस 53,483 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी एरिया है। अब जब आप देखते हैं कि इस स्थिति को, तो लगभग ये जो पहाड़ी संभाग का जो भूक्षेत्र है ये लगभग 86% है कुल भूभाग का। इस 86% भूभाग में अगर हम इनकी आवाज को देखें तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टि में हमें ये लगता है कि इनकी मांग सही है, भौगोलिक आधार पर मैं कहना चाहूँगा अभी। लेकिन अगर इस परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सा हम आबादी के हिसाब से अगर देखते हैं तो आबादी के हिसाब में हमारे पास ऐसे एक डाटा सा हमारे पास आता है जिसका मैं आपके सामने प्रस्तुतिकरण या उल्लेख करना चाहूँगा जी। सबसे पहले अगर हम आबादी की बात करें तो ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है वर्ष 2011 तक के सेंसस का। इस वर्ष 2011 तक के सेंसस के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1901 से लेकर 2011 तक का उत्तराखंड का सेंसस हमारे पास, उत्तराखंड जो पहले उत्तर प्रदेश भी हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश जब हुआ था और 2000 के बाद सन 2000 में हमारा जब उत्तराखंड बन गया, लेकिन जिले तो वही हैं जो पहले भी थे। उन जिलों के सेंसस जो हमारे पास है 1901 से लेकर 2011 तक का है। 2011 के सेंसस की जब हम बात करें तो उत्तराखंड की संपूर्ण आबादी की अगर हम पहले बात करें तो संपूर्ण आबादी हमारे पास लगभग जो 1,86,86,000 के लमसम थी। लेकिन जो प्रमुख देखने वाली बात है हमारे पास वो मैदानी भाग और पहाड़ी भाग, जो 86% पहाड़ी भाग की आबादी है और जो मैदानी भाग की आबादी, हमें इसकी भी एक जानकारी होनी चाहिए। मैदानी भागों में हमारे प्रमुख जो भाग हैं वो आपके आते हैं देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर। अगर केवल इन 3 मैदानी भागों की कुल आबादी देखी जाए वर्ष 2011 के सेंसस की तो ये बैठती है 52,36,018। 52,36,018 मैं फिर कह रहा हूं। और कुल आबादी कितनी आपकी बताई थी मैंने? 1,86,292, यानी कि लगभग 52% आबादी मैदानी भागों में है जी। अब हम पहाड़ी भागों की बात करें जिसके ऊपर सारी चर्चा है, पहाड़ी राजनीतिक पार्टियों की चर्चा है, वो कुल आबादी 48,50,000 के लमसम है। सोचने वाली बात यह है कि ये हमारे जो 3 जिले हैं मैदानी, जिसमें हल्द्वानी को भी अगर हम मिला दें तो इन मैदानी जिलों की आबादी क्या पूर्णतया मैदानी है? प्रश्न मेरा अगर आप समझें तो क्या पूर्णतया मैदानी है या देहरादून पूरा ही मैदानी है? अगर हम खाली देहरादून की बात करें तो देहरादून में 7 तहसीलें हैं। अगर हम चकरौता वाले भाग की बात करें, चकराता जो हमारा एरिया है या विकासनगर का एरिया है, क्या इन एरिया में आबादी मैदानी भाग की ही सारी है या पूरी तरह से ये पहाड़ी यहां पर व्यक्ति रह रहे हैं?
अगर तर्क की बात करें तो यहाँ पर मैदानी भागों में कंपोजिट कल्चर ज़्यादा है। कंपोजिट कल्चर का मतलब यहाँ मैदानी भी है, यहाँ पहाड़ी भी है, या धर्म के आधार पर भी सब चीज़ें हैं। तो मूल निवास की जो चर्चा है उसमें हमें सब चीज़ों को समाहित करना चाहिए। अब मूल निवास कुछ पार्टियों के द्वारा उठाया जा रहा है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पार्टियां भी कई बार मूल निवास का परिप्रेक्ष्य रख चुकी हैं। मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इन दोनों के आधार पर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टि में ये 52 लाख की जो मैदानी क्षेत्र की आबादी है, यही राजनीतिक विषय है। अगर इन मैदानी क्षेत्रों की आबादी ये जो 52 लाख नहीं है तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, मूल निवास हो जाने देते। जब हम विधिक बात करते हैं, विवेक जी, मैं आपके माध्यम से बड़ी गंभीरता से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एक चीज होता है मुद्दा, एक चीज होती है समस्या। मुद्दा राजनीतिक तौर पर था जब तक आबादी लगभग बराबर थी। अब आबादी का जो यहां पर समीकरण बदला गया जी, ये समीकरण जो बदला है इसके कई कारण हैं। ऐसा नहीं है, हम आरोप लगाना आसान है कि साहब राष्ट्रीय पार्टी ने अपने समर्थक यहाँ पर आके बसा दिए या मैदानी आके बसा दिए या क्या हुआ। देखिए, एक चीज होती है माइग्रेशन। माइग्रेशन के कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है किसी भी व्यक्ति के माइग्रेशन का उसकी खुद की स्वयं की तरक्की। तरक्की के हिसाब से अगर हम देखें तो इन मैदानी क्षेत्रों में ही, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, ऊपर यहां पर जो 10 जिले आपके पहाड़ी हैं, यहां पर आप देख सकते हैं नैनीताल से लेके और यहां पर रुद्रप्रयाग तक, इन मैदानी संभागों में आबादी कम है। वजह क्या है? इन जो मैं गलत कह गया, पहाड़ी भागों में माइग्रेशन कम है बजाय मैदानी भागों में। आपका जो ऊधम सिंह नगर है उसी के अंतर्गत रुद्रपुर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। जी हाँ। देहरादून में भी सेलाकुई वाला हिस्सा, यहां तक कि यहां पर एजुकेशनल माइग्रेशन भी हुआ है। शिक्षा के तमाम संस्थान हैं। दिल्ली और देहरादून, अगर हम 20 साल पहले का परिप्रेक्ष्य देखते हैं, माइग्रेशन दिल्ली में ज्यादा था साहब, लेकिन दिल्ली के वातावरण, दिल्ली में महंगाई और दिल्ली का कल्चर बहुत सी जगहों को, बहुत से माता पिताओं को समझ में नहीं आता है, बहुत से अभिभावकों को समझ में नहीं आता है। इस कारण उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ माइग्रेशन किया था। और आज जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के कारण यहाँ पर माइग्रेशन के हिसाब से ये 3 सबसे ज्यादा माइग्रेटेड सिटीज हैं। आपका देहरादून, आपका हरिद्वार और आपका ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, देहरादून इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका साथ में एजुकेशन। बचा आपका हरिद्वार, वो टूरिज्म के पर्पज से भी, जब टूरिज्म है यहाँ हिंदू, जब हम बात करें हिंदू तीर्थ स्थल, यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। और जिस समय कुंभ मेला लगता है यहाँ पर सभी के लिए व्यापार की व्यवस्था की जाती है। उदाहरण के लिए भी इलाहाबाद का ही आपका कुंभ देख लीजिए, पूरा का पूरा एक सिस्टम जहाँ करोड़ों का आय व्यय हुआ है, लेन देन हुई है, व्यापारियों को भी मुनाफा हुआ है। तो इन सब के कारण से यहाँ पर माइग्रेशन हुआ है। दीपक जी, अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर मूल निवास कानून को लेकर क्या दृष्टिकोण है आपका? देखिए, अब आप कानून की जब आप बात करते हैं तो मेरा मानना यह है कि राजनीतिक पार्टियों को विधिक जानकारी सर्वप्रथम लेनी चाहिए। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि मूल निवास 1950 से लागू होना चाहिए। किसी का परिप्रेक्ष्य, किसी का दृष्टिकोण ये है कि सन 2000 से ही लागू हो जाए। कोई कह रहा है कि 2003 से लागू हो जाए, कोई कह रहा है 1985 से भी लागू हो जाए। लेकिन अगर हम मूल निवास की वास्तविकता देखें तो हमारा संविधान जो है स्पष्ट रूप से मूल निवास का कहीं पर ऐसा कंसेप्ट या उल्लेख नहीं कर रहा है। अनुच्छेद 5 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 5 की, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि इस संविधान के लागू होने की तिथि से जो भी भारत में रह रहा है वह भारत का मूल निवासी है। दीपक जी, मैं आपकी बात को बीच में रोकूंगा। अनुच्छेद के बारे में
अनुच्छेद 5 के बारे में जी। लोगों को मालूम नहीं है, सिर्फ नाम सुनते आए हैं शेड्यूल टाइप, जिसको अनुच्छेद 5 आप कह रहे हैं। देखिए, अनुच्छेद 5 की मैंने चर्चा कर दी है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से देखें तो अनुच्छेद 5 से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो अनुसूची 5 यानी कि शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 की जो डिमांड है, यदि शेड्यूल 5 लागू कर दिया जाए सरकारों के द्वारा, और सरकार अगर अनुच्छेद 5 के लिए हटा के भूल के अनुसूची 5 की बात करने लग जाए, और अनुसूची 5 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 3 पार्ट हैं, ए बी सी। जो बी पार्ट है उसका 5वां पैरा। दीपक जी, हमारे दर्शकों को विस्तार में बताइए अनुसूची 5 क्या है। देखिए, अनुसूची 5 की जब मैं आपसे चर्चा करता हूं तो अनुसूची 5 मैं यहां पर लेके भी आया हूं उसकी कॉपी। ये अनुसूची 5 है, ये पार्ट बी में है, हमारे संविधान के अंतर्गत लिखी गई है, संविधान में उपस्थित है, इंसर्ट कराई गई है। शेड्यूल 5 इसे अंग्रेजी में कहते हैं, अनुसूची 5 है। इसका 5वां पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट कोर चीज है, जिसे प्रत्येक पार्टी जो मूल निवास को मांग रही है या जो मूल निवास का खंडन कर रही है उन्हें समझना चाहिए। अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो मूल निवास मांग रहे हैं, उनके लिए अनुसूची 5 उनके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। इस अनुसूची 5 में गवर्नर को स्थापित करने की बात की गई है, शेड्यूल्ड एरिया, जो कि पार्ट सी इसी अनुसूची में वर्णित की गई है। अगर गवर्नर यहां पर स्थापित किया जाता है इन शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, तो गवर्नर के पास यह अधिकार होगा कि वो रूल्स रेगुलेशंस बना सकें। यहां पर भूमि और भूमि के आवंटन, उनकी खरीद फरोख्त के लिए भू कानून, वो भी इसी शेड्यूल 5 के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं। इसी शेड्यूल 5 के अंदर विवेक जी, गवर्नर के पास अधिकार होगा कि वो प्रोहिबिट यानी कि वहां पर रोक लगा सके किसी भी जमीन के लिए, ऐसी जमीन जो यहाँ उत्तराखंड के निवासियों के, इसी के आधार पर शायद आपको याद होगा कि उत्तराखंड में किसी समय पर यहाँ पर 250 वर्ग मीटर का भी कानून था, लेकिन इसको धरातल पर उतारने के लिए अनुसूची 5 जरूरी है। अनुसूची 5 इसलिए भी जरूरी है, ये राज्य में जो आपकी नौकरियां हैं उन नौकरियों के लिए प्रभावित करेगा। अनुसूची 5 इसलिए भी जरूरी है कि लेन देन की जो व्यवस्था है उसको भी प्रभावित करेगा। अगर मैं इसका उल्टा कहूं कि इसकी आवश्यकता जो मैदानियों के लिए है, मैदानी क्यों इसका खंडन करते हैं? मैदानियों की सबसे बड़ी समस्या या पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो अपने मुद्दे को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपना हक मांग रहे हैं, मांगिए, लेकिन इस हक में दूसरे का अनित मत समाहित करिए। यही मैं मैदानियों के लिए भी कहूंगा। मैदानी संभाग वो कह रहा है कि साहब पहाड़ वाला जो संभाग है वो जो आपका मूल निवास क्यों मांग रहा है? आप ये बात करिए, आप मुझे उनके मूल निवास से कोई समस्या नहीं, मुझे समस्या है मेरे अधिकारों को बचाया जाए। अब मुझे भी अधिकार, समान नागरिक संहिता यहाँ उत्तराखंड में लागू है। यहां पर भारत में एक संविधान एक विधान की बात करते हैं। आप अपने हक की बात करिए, दूसरे के हक को काटने की नहीं। मेरा मैसेज ये है। दीपक जी, उत्तराखंड राज्य को अस्तित्व में आए हुए अब 25 वर्ष हो चुके हैं। उत्तराखंड अपनी शैशवावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर चुका है जी। कितनी बार सरकारें आई और आकर जा चुकी हैं, किसी भी सरकार ने मूल निवास को, जिस मूल निवास की मांग की जा रही है, उसको लागू करने की जरूरत क्यों नहीं समझी, और क्या अड़चने आ रही हैं? देखिए, अगर मैं इंटेंशन की बात करूं, यानी कि उनकी मानसिकता या उनके एक तरीके से कही जाए मनोदशा की बात करूं, तो उत्तराखंड राज्य के निर्माण से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। उत्तराखंड क्यों बना? जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो ये जो आपके पहाड़ी जो 86% भाग है, इसमें सही से अनुदान नहीं पहुंच पाता था, विकास कार्य सही से नहीं होते थे। मांग शुरू हुई कि साहब हमारे यहाँ पर विकास होना चाहिए, और वास्तविकता अगर मैं कहूँ तो कुछ संभाग ऐसा आज भी है उत्तराखंड में जहाँ मूलभूत संसाधनों की भी कमी है, प्राथमिक चिकित्सा नहीं है। कई राजनीतिक पार्टियां हैं इस मुद्दे को उछालती हैं, लेकिन वास्तविकता राजनीतिक मुद्दा को उछालना ना हो के हमें ये होना चाहिए कि हम सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो विकास की बात करें। और सरकारों के आगे सबसे बड़ी अड़चन जो आई पहले और अब क्या है,
उसका मैं विश्लेषण आपसे थोड़ा छोटे शब्दों में कहना चाहूँगा। पहला, अगर हम उत्तराखंड बनने से देखें, उत्तराखंड जब बना था तो यहाँ दो तरीके की बात हुई थी, एक मूल निवास और एक स्थायी निवास, यानी कि आपका मूल निवास प्लस डोमिसाइल। जब आपने स्थायी निवास की बात करी, उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक जो यहाँ उत्तराखंड में रहेगा या रह रहा है उसे हम डोमिसाइल दे देंगे। मूल निवास की अलग कहानी थी। मूल निवास का अगर हम बिल्कुल लीगल टर्म से ना हटके वैसे अगर हम समझें तो जो व्यक्ति पहाड़ में जिसके खानदान शुरू से रहा है, दादा परदादा, जिसका जन्म यहाँ हुआ है, इन 14-15 जिले जितने भी हैं, 14 जिले, 10 वो और 4 जिले, इन जिलों में हुआ है, जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मूल निवास दे दिया जाए। अब सरकार अगर खाली इनकी सोचे, अब देखिए, चाहे यहाँ पर आप ये समझें कि यहाँ इस राज्य का समीकरण देखें तो यहाँ दो ही पॉलिटिकल पार्टी जिनका नाम चलता है और वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। सत्ता परिवर्तन में इन्हीं दोनों के बीच में मैंने देखा है रीजनल पार्टी यहाँ आगे नहीं आ पाई है। और रीजनल पार्टी की कहूँ तो उत्तराखंड क्रांति दल, वो उसने अहम भूमिका निभाई है कहीं ना कहीं इस राज्य को बनाने में। बिल्कुल। आज उत्तराखंड क्रांति दल के मंच के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके संघर्ष और आपके इन चीजों से राज्य बन के आया है। आज आप उस विचारधारा पे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो तर्क के साथ बढ़िए। बहुत सारे ऐसे नेता मैंने देखे हैं जिन्हें देख के मुझे प्रसन्नता भी होती है। आज की तारीख में युवा नेता और उनके जो अध्यक्ष जो हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष हैं, बहुत युवा हैं, बात भी कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, लेकिन उस हक में कहीं ना कहीं अगर मैं देखता हूं तो कहीं एक ऐसा वर्ग है जिसके प्रति घृणा दिखती है। आप अपने वर्ग की हित की बात कहें, लेकिन दूसरे के वर्ग के लिए जब आप घृणित करेंगे, देखिए हर चीज का एक तरीका है। मैं भी कह रहा हूं, मैं यहाँ पर ना तो किसी राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं, ना किसी राजनीतिक दल का विरोध कर रहा हूं, मैं एक सामंजस्य वाली बात कह रहा हूं और तर्क के आधार पर कह रहा हूं। राजनीतिक दलों में अगर आप देखें तो सबसे प्राचीन नहीं कहना चाहिए मुझे, सबसे पुराना दल उत्तराखंड क्रांति दल है, जिसने यहाँ उत्तराखंड की आवाज उठाई। आज क्या कारण है कि उत्तराखंड क्रांति दल वो यहाँ राजनीति में जिसे होना चाहिए था, जिसने आवाज उठाई, आज वही छोटी सी पार्टी बन के रह गया। राष्ट्रीय पार्टियां वो कहती हैं कि साहब मूल निवास जो है उसके विषय के ऊपर चर्चा सही से करना भी नहीं चाहती हैं। वजह क्या है? ये जो 52 लाख की आबादी यहाँ पर बैठी हुई है, ये आबादी अगर यहाँ पर शोर मचाने लगी तो इस आबादी की जड़ जहां जहां है वहां राष्ट्रीय दलों को दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ अगर विधिक बात मैं कहूं, यूसीसी लागू हो गया है। जब समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है तो अब आप यहाँ पर किस चीज में आप ऐसा कर सकते हैं कि साहब शेड्यूल 5 की हम बात कर लेंगे, कि साहब हम यहाँ पर भू कानून की बात कर लेंगे। तो क्या दीपक जी ये माना जाए मूल निवास के मुद्दे को दबाने के लिए ही सरकार यूसीसी लाई है? देखिए, इस चीज के लिए अगर मैं सटीकता से कहूं तो सरकार जो है कभी भी डायरेक्ट कोई काम नहीं करती है, वो हमेशा घुमा फिरा के इस तरीके से निकालती है हल कि किसी को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। दीपक जी, जहां एक और उत्तराखंड में मूल निवास की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर जैसा कि आपने अभी कहा था, यूकेडी के बारे में आपने जिक्र कहा था, मैं इसमें किसी पार्टी को तो बारे में जिक्र नहीं करना चाहूंगा, कि राजनीतिक पार्टियां तर्कहीन हो चुकी हैं। जो अपना मूल आधार है, जो पार्टी की मुख्य धारा है, उससे अलग हो चुके हैं, उससे अलग कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। वो सब समाज के लिए ठीक नहीं है। इन सब चीजों को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम हुए हैं, पहाड़ और मैदान को लेकर जिस तरह के बयान सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, एक मैदानी मंच का भी अभी यहाँ पर निर्माण हुआ है जी। क्या सोच है उसके पीछे? देखिए, हर आदमी को अधिकार है कि वो अपने राजनीति, अगर मैं सबसे पहले राजनीति पे ही चर्चा करूं, राजनीति क्या है? राजनीति है अपने उद्देश्यों की पूर्ति। उद्देश्य
व्यक्ति विशेष के भी हो सकते हैं, संपूर्ण पार्टी के भी हो सकते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति को करने का एक माध्यम बन गया है राजनीति। अब यहाँ पर जिस मैदानी मंच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको सबसे पहले कहा कि यहाँ की आबादी ही वह चीज है जो राजनीति कराती है। अब इस आबादी के अंतर्गत अलग अलग क्लासिफिकेशन है, शेड्यूल कास्ट भी है, जनरल समाज भी है, प्लेन भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है। पहाड़ों की आवाज उत्तराखंड क्रांति दल उठा रहा है, मैदानियों की आवाज यहाँ पर कई लोग हैं, यहाँ तक मेरे भी एक जानकारी में है, योगेंद्र चौहान जी करके हैं, वो मैदानी की आवाज बनना चाह रहे हैं और बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। उनसे भी, योगेंद्र चौहान जी के लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप मैदान की आवाज अगर बन रहे हैं तो आप इस तरीके से मैदान की आवाज बनिए कि आप ये कहें कि मैदान के अधिकारों को प्रदान करे सरकार। आप पहाड़ का विरोध ना करके आप मैदान को प्रमोट करिए। राजनीति पॉजिटिव होनी चाहिए, राजनीति ऐसी ना हो कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से करें कि नेगेटिव इंपैक्ट दूसरे कम्युनिटी या दूसरे समाज या दूसरे लोगों को जाए। हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और सर्वांगीण विकास के लिए। कोई भी व्यक्ति जिस राज्य में जिस जगह पे है उसे आजादी मिलनी चाहिए अपनी अभिव्यक्ति की, अपना व्यापार करने की, अपने सब चीजों की, संसाधनों की उपयोग करने की भी आजादी होनी चाहिए। संसाधन ऐसे बनाने चाहिए, प्रत्येक राज्य में ऐसे संसाधन होने चाहिए जिनका सभी लोग एक समान रूप से उपयोग कर सकें और एक समान रूप से लाभ ले सकें। मैदानी मंच है, अच्छी बात है, बैलेंसिंग भी होनी चाहिए। अगर मैदानी मंच उठ रहा है तो शायद बैलेंसिंग पावर एक नजर आ सकती है मेरे व्यू से। राजनीतिक व्यू मेरा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उत्तराखंड में हमारे पास एक तरफ पहाड़ी मंच है तो दूसरी तरफ मैदानी मंच भी, जब दोनों ही सक्षम होंगे तब बैलेंस स्थापित होगा और इस तरीके की राजनीतिक जो धारा है, इस राजनीतिक धारा में एक बैलेंस स्थापित होकर एक विकास की बात दोनों ही प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। मेरा विचार ये है। बाकी उनसे मिलूंगा मैं, मौका मिला तो मैं योगेंद्र भाई से भी मिलूंगा, मौका मिला तो आशीष नेगी जी से भी मिलूंगा, उनसे भी बैठ के मैं ये पूछूंगा कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाते हुए दोनों डेवलपमेंट की। देखिए, बहुत जल्दी हम प्रयास करेंगे कि स्टूडियो में इन दोनों मंच के लोगों को बैठाकर एक जो है वार्ता की जाए। जी हाँ, आवश्यक है। आपके विचार हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। उदय प्रभात स्टूडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और अगले एपिसोड में हम किसी और व्यक्ति से आपको मिलाएंगे। एक सोशल मीडिया पर बहुत मुद्दा हावी हो रहा है, कल हम उस मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे और एक हस्ती से और आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज। धन्यवाद।